जैन साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिचालक सीधी भर्ती 2024 के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में मैं परिचालक सीधी भर्ती की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कितने पोस्ट हैं, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, बेज कैसे बनता है, इसके अलावा एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। परिचालक सीधी भर्ती में टोटल 500 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नॉन टीएसपी के 454 पोस्ट हैं और टीएसपी क्षेत्र में 46 पोस्ट देखने को मिलती है। 500 पद, कोई कम पद नहीं होते, अच्छे पद होते, तो फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया सबको मालूम है, मैंने हर वीडियो में ये बताया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो वो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के और वहां पे कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया बताई हुई है। सबका फॉर्म करने का, अप्लाई करने का एक ही प्रोसीजर है, जो एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। यदि किसी ने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो वो एसएसओ आईडी बना ले, इसके द्वारा ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपको ओटीआर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ओटीआर वेरिफिकेशन सिर्फ एक टाइम ही होता है, एक बार आप करवा लीजिए तो आप विभिन्न भर्तियों के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम करने वाले हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है, लाइसेंस वगैरह है वो कैसे बनेगा, वो सारी बातें भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। वेतनमान की पहले बात कर लेते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है। तो कंडक्टर की भर्ती के लिए, परिचालक भर्ती के लिए पे मैट्रिक्स लेवल L5 का होने वाला है, तो अच्छी सैलरी यहाँ में देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा बात करते हैं पात्रता और शैक्षिक योग्यता के लिए। तो एक तो आपको सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है ये आपको ध्यान में रखना है, परिचालक का लाइसेंस और बेज आवश्यक है। यहाँ पे वो कैसे बनेगा वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि ये परिचालक का लाइसेंस और बेज कैसे बनता है। तो 10वीं पास तो आपके पास होनी ही चाहिए। 10वीं पास यदि आप है तो आप इस फॉर्म के लिए या इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है लाइसेंस की। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ये लाइसेंस आपको अंतिम दिनांक से पहले ही प्राप्त करना है। आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि आपने जो 10वीं पास कर रखी है ये, और परिचालक का लाइसेंस या बेज, दोनों ही आपको फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले आपको बनवाने पड़ेंगे। अदरवाइज यदि आप इस डेट के बाद में बनवाते हो तो आप इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं एक बार फॉर्म अप्लाई कर देता हूं उसके बाद में मैं बनवा लूंगा, तो ऐसा गलती कभी नहीं करना, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डेट रहेगी, अभ्यर्थियों की जो डेट रहेगी वो इसकी अंतिम परीक्षा डेट से, यानी कि जब फॉर्म फिलिंग की जो अंतिम डेट दी गई है इससे पहले ही आपको परिचालक का लाइसेंस या फिर बैज बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सारी बातें, जैसे कि स्वस्थ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, इसके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद देने पड़ेंगे, उससे पहले आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको जो जरूरी रहेगी तो ये बात रहेगी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि 10वीं पास तो हर कोई होता है, 10वीं पास तो हर कोई किसी ने कर रखी है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो लाइसेंस और बैज की है, तो ये जरूरी होना चाहिए। और ये इसकी जो लास्ट डेट है इससे पहले ही, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है इससे पहले ही आपके पास में बैज होना जरूरी है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को कोई भी व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच की जो आयु का है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1/1/2026 इसकी आयु गणना की डेट रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको छूट भी दी जाएगी, जैसे महिला वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग की महिला उसके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, और 5 साल की छूट ST SC OBC MBC वाले पुरुषों को भी इतनी ही छूट मिलेगी 5 साल की। लेकिन कोई महिला यदि ST SC OBC से रिलेटेड है तो उनको 10 साल की छूट दी जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें पेंशन, जो राज्य सरकार के द्वारा दी होगी उसी के अनुसार पेंशन मिलेगी बाद में, ये तो बाद की बात है। एडमिट कार्ड वगैरह सब जानकारी आपको SSO ID के माध्यम से मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो बातें मैं पहले कर लेता हूं।
दूसरी ये बात है कि आपके पास जो फोटो अपलोड करेंगे, ये फॉर्म फिलिंग से संबंधित जानकारी है जनरली, कि जो फोटो वगैरह जो आप अपलोड करोगे तो वो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड हल्का कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। ये जानकारी अधिकतर जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उसमें सब में अप्लाई होने वाला है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो फोटो है, पुराना फोटो अपलोड कर देते हैं, तो उसमें क्या है, व्यक्ति को पहचानने के लिए दिक्कत होती है। तो इसके कारण से ये प्रोसीजर अपनाया गया है कि फोटो जो है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, फॉर्म फिलिंग से संबंधित जानकारी है। अपन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप करने वाले हैं। तो पहले एग्जाम स्कीम देख लेते हैं, एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, क्योंकि पहले आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। यानी बैच वगैरह वैसे जरूरत तो बाद में पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, लेकिन आपको बनवा पहले ही रखना है। आपको एग्जाम लास्ट डेट की, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उससे पहले का ही आपका बैच या कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो बनवा तो आप पहले लीजिए, लेकिन जरूरत इसकी कहां पड़ेगी, आपको लास्ट में जाके जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम परीक्षा स्कीम देख लेते हैं। तो 100 प्रश्न पेपर में आपको पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल 100 अंकों का पेपर होगा, और 2 घंटे का यह पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अधिकतर जो वैकेंसी निकाली थी उसमें नेगेटिव मार्किंग थे, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि टोटल 100 अंकों का प्रश्न है, और 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। इसमें देखिए एग्जाम स्कीम में होने क्या वाला है, सेकेंडरी स्तर का पेपर का लेवल होने वाला है, जिसमें राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान देखने को मिलेंगे, यानी कि राजस्थान की स्थिति है, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलें और उद्योग, यानी कि राजस्थान की इसमें संस्कृति आ गई, राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई, राजस्थान की जो रीति रिवाज वगैरह है ये सारी चीज कला संस्कृति में ही आ जाती है। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री भी इसमें आ गई, यानी टोटल मिलाकर के राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति, इससे संबंधित इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यातायात के नियम, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा प्राथमिक उपचार व आपातकालीन स्थितियां, कि आपातकाल में अपन कैसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, आपातकाल की स्थिति में अपन को क्या करना चाहिए, वो सारी बातों से संबंधित प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। ये तो सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। इसके अलावा गणित के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मली इतने ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक कंडक्टर के लिए सिर्फ एजुकेटेड होना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई उसे नॉलेज नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज्यादा खास नॉलेज नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना ये आना चाहिए। इसके अलावा लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, समानुपात, ये वाली चीजें जनरली मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके अलावा थोड़ी बहुत इंग्लिश से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में हम आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा, सिंगुलर, प्लूरल, अपोजिट वर्ड्स, अनसीन पैसेज, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग और सेंटेंस। इसके अलावा हिंदी के प्रश्न भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिंदी में आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियां, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और अंग्रेजी और हिंदी के अनुवाद या समानार्थी शब्द। तो सिलेबस इतना ज्यादा खास नहीं है, छोटे लेवल का ही पेपर है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं आने वाला है, सेकेंडरी स्तर का पेपर ही होने वाला है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा बैच और लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। तो यहां पर देखिए कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए तो अपना जनरली ड्राइविंग वाला लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कंडक्टर का जो लाइसेंस है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वो नॉर्मली लाइसेंस अलग होता है, वो नॉर्मल लाइसेंस से अलग होता है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का काम क्या होता है, कंडक्टर का जनरली काम होता है टिकट काटना। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में परिस्थिति से कैसे निपटना है वो सारी बातें कंडक्टर को आनी चाहिए। इसके लिए उसको फर्स्ट एड का भी ज्ञान होना चाहिए, कि कोई भी यदि यात्री है वो इंज्योर हो जाता है तो ऑन स्पॉट उसको फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको कंडक्टर को ही करनी पड़ेगी, तो इसका नॉलेज कंडक्टर को होना चाहिए, और इसी से रिलेटेड ये बैच मिलता है। ये कोई रेड क्रॉस सोसाइटी के जो ऑफिस है इनमें ये बैच बनवाया जाता है। कैसे बनेगा, आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं।
तो डॉक्यूमेंट्स एक तो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और क्या होना चाहिए आपके पास में? आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जाति और मूल, जाति और मूल, मूल और जाति, ये डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज के फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार, मूल, जाति और 8 फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले आपको कलेक्ट करने हैं और इसके बाद में आपको जाना कहाँ है इनको लेकर के। तो इनके लिए आपको एक लिस्ट मैं बताने वाला हूं कि जो भी व्यक्ति जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, वैसे तो सारे डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिस नहीं है रेड क्रॉस सोसाइटी वाले, लेकिन मैं कुछ एक ऑफिस बता देता हूं। जैसे कि अलवर में ब्लड बैंक भवन मोती डोंगरी में ये ऑफिस है। अलवर में कौन सी जगह पर है? अलवर में ब्लड बैंक भवन मोती डोंगरी के पास में है। तो यहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑफिस है। तो यहां पर अलवर वालों के लिए, जो भी अलवर वाले हैं वो यहां पे जाकर के और बैज बनवा सकते हैं। कहां पे है? ब्लड बैंक पे, ब्लड बैंक भवन, और ये कहां पे? मोती डोंगरी पे। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट है जो भाई अलवर नहीं जा सकता, जयपुर उसके लिए पास पड़ता है, तो जयपुर में भी मैं बता देता हूं। रेड क्रॉस हॉस्पिटल के ऊपर है सांगानेरी गेट, सांगानेरी गेट में ये ऑफिस है। कहां पर है? जयपुर में, जयपुर में सांगानेरी गेट। ठीक है, सांगानेरी गेट, यहां पे आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा। इसके अलावा अजमेर, जोधपुर में, दौसा में नहीं है, करौली में भी है। तो दौसा के वालों को या तो आप जयपुर जा सकते हैं या फिर आप अलवर जा करके और इसे जो परिचालक का लाइसेंस है उसको बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति और मूल, इसके अलावा आधार कार्ड और फोटो, ये आपको जरूरी है। आपको ये लेकर के जाने ऑफिस में, और वहां पे जाके आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली इसकी जो फीस देखने को मिलेगी, आपको वहां जाना है और एडमिशन लेना है। फीस जो देखने को मिलेगी लगभग 1000 से 1500 तक इसकी फीस होने वाली है। ठीक है, बनवाया कैसे बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा? तो इन ऑफिस में जाकर के आपको पहले तो एडमिशन लेना है और 1000 से 1500 रुपए फीस होने वाली है। यहां पर आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूं। 5 से 7 दिन लगेंगे। इसमें आपको डेली के ऑफिस जाना है, सॉरी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है एक तरह का, ये ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है आपको डेली। और इनका टाइमिंग लगभग 10 से 4 बजे का बीच में टाइमिंग रहेगा, 10 से 4 का टाइमिंग रहेगा। बीच में आपको रेस्ट करने के लिए भी 1 घंटा, लंच वगैरह का 1 घंटा का समय भी दिया जाएगा। जनरली जैसे स्कूलों में जाते हैं वैसे ही है कुछ, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ट्रेनिंग आपको सिर्फ इसी बात के लिए दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से यात्रियों के लिए और इमरजेंसी टाइम में और देखभाल करनी है। यानी कि उसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड, फर्स्ट एड के बॉक्स की जानकारी दी जाएगी, कौन कौन सी दवाइयाँ क्या क्या काम में आती है और कैसे उसका यूज करना है, वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। इसके बाद में लास्ट टाइम पे आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को यदि आप पास कर लेते हो तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि आपको परिचालक का लाइसेंस या बैज वगैरह आपको बनवा दिया जाएगा, बैज यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने बता दी। आपको करना क्या है, तो अलवर वाले या जयपुर वाले, जो निकटतम मैंने ये बताया करौली है तो करौली में भी आपका ये ऑफिस है। इसके अलावा अलवर में कहाँ पे? ब्लड बैंक भवन मोती डूंगरी में, और जयपुर में सांगानेरी गेट में ये ऑफिस है। यहाँ पर जाकर के आप ये बैज बनवा सकते हो। कितनी दिन की ट्रेनिंग होगी? तो ये 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। कितनी? 5 से 7 दिन आपको लगेंगे। डेली आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका पेपर या लिखित में हो सकता है या फिर आपका वाइवा या साक्षात्कार के द्वारा टेस्ट होगा लास्ट में जाकर के, और टेस्ट के बाद ही आपको यहाँ सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको बैज कहा जाएगा। ठीक है, अब कोई भी
भाई लाइसेंस कैसे बनेगा, तो लाइसेंस तो आपका पता ही है कैसे मिलता है। इसके अलावा कुछ एक और प्रोसीजर है आरटीओ से संबंधित। तो आरटीओ में आपको पुलिस वेरिफिकेशन है, ये करवाना पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट है, ये भी आपको जमा करानी पड़ेगी। और इसके बाद ये बैच बनाने की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। बैच बनेगा कैसे, अभी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, अब बैच बनेगा कैसे, अभी बैच बना नहीं है, सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए। तो आपको फिर क्या जाना है, आरटीओ ऑफिस जाना है। कहां पे जाना है, आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस में कैसे बनेगा, देखिए आपको यहां पे पुलिस वेरिफिकेशन बनाना पड़ेगा पहले, पुलिस वेरिफिकेशन। दूसरा आपका मेडिकल, और तीसरा आपका वो सर्टिफिकेट जो कि आपने रेड क्रॉस ट्रेनिंग वाला लिया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट भी यहां पे आपको जमा कराना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। इसके बाद आरटीओ के द्वारा आपको आरटीओ का लाइसेंस मिलेगा। जनरली आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए इतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पर परिचालक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल रिपोर्ट, और तीसरा जो आपने ट्रेनिंग की है, रेड क्रॉस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की है, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, तब आपको आरटीओ परिचालक का लाइसेंस बना के दे देगा। ठीक है, और इसके लिए आपको तुरंत भी बना सकता है या फिर आपको 5 से 7 दिन भी वो लगा सकता है बनवाने के लिए। तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। तो जो स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो आज से ही वो प्रक्रिया शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 5 से 7 दिन तो आपको बनवाने ये ट्रेनिंग में ही लग जाएंगे। उसके बाद आरटीओ कितने दिन बाद बनाता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है भाई, 5 दिन भी ले ले, 10 दिन भी ले ले, 15 दिन भी ले ले, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे फॉर्म तो अभी स्टार्ट हुए नहीं है, लेकिन आप इसका वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले ही ये बनवाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।